हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ से सीटेट के लिए सीडीपी क्लास ले रही। ये क्लास 1 रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो ग्रोथ क्या होता है? जब हमारे शरीर की संरचना का आकार बढ़ना शुरू होता है उसे ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि कहते हैं। जब हमारा शरीर देखते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो ये हमारा शरीर का जो आकार है, संरचना है, वो दोनों में वृद्धि होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण के लिए कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। देखिए, वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जैसे 1 2 3 ऐसे नहीं चलती है। कभी हमारा लंबाई बढ़ता है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम भार, लंबाई नाप सकते हैं। जो वृद्धि का मापन, मेजरमेंट है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो विकास का है उसका नहीं कर सकते। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो होती है परिमाण देती है, गुणांतक नहीं देती है। तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है, विकास हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए जब कोई आदमी मोटा होते जा रहा होता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। देखिए, वृद्धि जो होता है, ऐसा नहीं है कि वृद्धि होने से विकास नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब पढ़ेंगे विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में। जब हमारा शरीर मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों की परिपक्वता आती है उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जबकि वृद्धि का जो होता है वो सिर्फ बाह्य होता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क, भाषा ज्ञान। अगर आप दूसरे जगह जाते हैं तो आप भाषा का बहुत सारा ज्ञान कर लेते हैं। विकास जीवन भर चलता है। देखिए, विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं। जबकि वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए हमें अपना मानसिक जितना विकास करना होता है उतना ही हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। देखिए, विकास में क्या होता है कि जितना हम सीखना चाहेंगे उतना होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। लेकिन वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है। विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। देखिए, विकास को हम सीधे माप ही नहीं सकते, जबकि वृद्धि को हम माप सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास जो होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति के आकार, ऊंचाई, भार नहीं होता है, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास बहुत होता है। तो देखिए, विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। अब हम पढ़ेंगे परिपक्वता यानी मैचुरेशन। अनुवांशिक विनाश के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर हम लोग को मैच्योरिटी आती है। देखिए, जैसे बच्चा रहता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ डेवलप होती है। वो समझ जाता है ये बड़े हैं तो उठना चाहिए, बैठना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। जो एक मैचुरेशन होता है, ये अनुवांशिक विनाश के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने का प्रोसेस होता है। तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड है और ये बड़े होने पर आते रहती है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे बहुत चीज़ अपने आप आते रहती है। अब पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास बहुआयामी होता है और ये मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और ये इसमें मल्टी डायमेंशनल होता है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक एक फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास और दूसरा गत्यात्मक विकास। यह एक तरह के बालक के शरीर विकास से जुड़ा होता है और ये मसल्स, हड्डियां की क्षमता पर उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालक चलते, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय में शामिल किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। देखिए, फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं? इसमें मसल्स का कम यूज होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए राइटिंग हम जब करते हैं तो इसमें देखिए, जब लिखते हैं तो हमारा बहुत कम
लगता है, कलर भी करते हैं तो बहुत कम लगता है, कटिंग भी करते हैं तो उसमें भी बहुत मसल्स का कम यूज होता है, ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं तो मसल्स का कम यूज होता है। वहीं पर ग्रोस मोटर स्किल है, इसमें मसल्स का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे स्विमिंग करते हैं तो हमारा सारा मसल्स उसमें इन्वॉल्व होता है, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, तो इसमें हमारा मसल्स का बहुत उपयोग होता है। तो ये हो गया फाइन मोटर स्किल और ग्रोस। फाइन में होगा कि उसमें मसल्स का कम यूज होगा, और जबकि मोटर स्किल में क्या होगा, तो इसमें मसल्स का उपयोग ज़्यादा होगा। अब देखेंगे मानसिक विकास जिसको संज्ञात्मक विकास भी कहेंगे, और सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास। अब पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। देखिए, बाल विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल और सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, जैसे मनुष्य और हाथी। इसका मतलब ये हुआ, इसके अनुसार प्रत्येक जाति जो अब एक मनुष्य जाति, जानवर जाति एक होता है ना, वो मतलब एक जाति होता है, वो अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे मानव हो गया, हाथी हो गया। अब दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का दिशा सिर से लेके पैर तक चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, उसे मास्काधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास क्रम मध्य से यानी पेट से शुरू होता है, उसे दूरमुखी कहलाता है। अतः कह सकते हैं विकास क्रमिक होता है। देखिए, विकास का दिशा दो होता है। जो एक सिर से जो पैर तक होगा उसको मास्कोधोमुखी कहेंगे, और जिसको पेट से ऊपर तक होता है, मध्य से मतलब मध्य से शुरू होता है, उसको दूरभिमुखी कहते हैं। और एक होता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसके मंद और तेज होता है। यह माँ से गर्भ से मृत्यु तक होता है। देखो, विकास का एकदम निरंतर एकदम गर्भ से गर्भ तक होती है, गर्भ से गर्भ तक चलती है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह मंद और तेज भी हो सकती है, बहुत धीरे भी हो सकती है और तेज भी होती है। अब देखेंगे समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर के। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, पहले घुटने पर चलते हैं, पहले उठना बैठना सीखते हैं, फिर घुटने पर चलते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। उसी तरह ये बोल रहा है कि ये जो समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है, ये हमेशा विशिष्ट से एक सेकंड, ये विशिष्ट से समान की ओर चलता है, जैसे उठना बैठना, चलना, दौड़ना। और पांचवा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। अब है छठा एकीकरण का सिद्धांत। बच्चे की एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, वो एकीकरण कहलाता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चे विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज हो तो किसी में कम होती है। हाँ, देखिए, अलग अलग व्यक्ति का सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, और कुछ बच्चे में भी ऐसे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो वही बोल रहा है कि विकास से जो होता है, बच्चों में विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत 2-4 बार बताओ फिर भी नहीं सीखता है। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिक पर डिपेंड होता है। इन्हें दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। देखिए, जो बच्चे का इन्वायरमेंट होता है वो भी उसको बहुत चीज़ सिखाता है। अगर इन्वायरमेंट बच्चे का अच्छा नहीं होगा तो वो गलत चीज़ सीखेगा, गलत हर चीज़ करेगा। अगर वही अच्छी माहौल रहेगा तो वो वहाँ से भी बहुत अच्छा चीज़ सीख सकता है। हमारे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होती है। देखिए, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मतलब हर इंसान को अलग अलग मतलब तेज है, अलग अलग प्रकार के तेज है। उनकी मोटिवेशनल
बहुत अलग है, वो उनकी इंटरेस्ट भी बहुत अलग अलग होती है, किसी को कुछ बनना है तो किसी को कुछ बनना है। तो ये सब क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में आता है। अब 8 नंबर है वर्तुलाकार बनाए रखिए प्रगति सिद्धांत का। विकास कहीं भी रखिए नहीं होता है, मतलब वो कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। देखिए विकास जो होता है वो एक लाइन में नहीं चलता है, कभी आगे कभी पीछे ऐसे चलता है। अब 9 नंबर है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। अब देखेंगे बाल विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्टेज होता है प्री नेटल स्टेज, इसको प्रसव पूर्व कहते हैं। इसमें बच्चे को 9 महीने यानी 280 दिन, यह अवस्था माता का गर्भाधान से शुरू होता है। तो इसमें बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है। उसके बाद होता है शैशवावस्था, जो जन्म 2 से वर्ष का होता है, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता का अभाव। देखिए इसमें बच्चा क्या होता है, अपने माँ बाप पर निर्भर रहता है, उसको कुछ नहीं पता रहता है, जैसे वो पूरी अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद 3rd नंबर होता है पूर्व बाल अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे को बोलेंगे पूर्व बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिविटी के रूप में भाग लेता है। देखिए इसमें बच्चा क्या होता है, अनुकरण यानी दूसरे को देख के कुछ कुछ सीखता है। इस बच्चे में जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत सारा पूछते हैं। कोई बच्चा देखेंगे हर चीज़ पूछते रहता है, ये क्या है वो क्या है, उसमें बहुत सारा जिज्ञासा होती है, सीखने की चीज़ें। इस समय इस एज में बच्चों को ना नहीं कहें, जो भी पूछ रहा है उसको बहुत मतलब नहीं भी आता है तो बताया करें, जान के बताया करें। अगर ना कहना कर दिए तो वो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं पूछने वाली चीज़ है। इसीलिए अभी का जो एज होता है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला होता है, और ये इसमें आप जो नकल करेंगे वो मतलब वो सीख जाएगा। इसलिए इस एज में अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। कोई गाँव में जाएंगे तो इस एज के बच्चे गाली वगैरह देना ज़्यादा सही, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट भी ये उतना रहता है। तो इसलिए आप पूरा ध्यान रखें, इस समय के बच्चों को एकदम प्योर फील कराएं, मतलब अच्छी माहौल दे, पॉजिटिव माहौल दे। और सीखने का इस समय बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, और इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। मतलब इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा टॉय से खेलते हैं, और इसमें भाषा अर्जन का संवेदनशील चरण रहता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाला गेम एक्टिविटी में भाग लेता है। इस समय जो बच्चा रहता है वो बहुत कल्पनाशीलता करता है और गेम्स एक्टिविटी में खूब पार्टिसिपेट करने चाहता है। अब चौथा है उत्तर बाल अवस्था, यानी बाल अवस्था लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, जिसमें बच्चे की उम्र 6 से 12 वर्ष होती है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसे प्रारंभिक स्कूल एज कहा जाता है। देखिए इसमें गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह, गैंग भी कहा जाता है। इस जीवन को अनोखा काल भी कहा जाता है। देखिए जो 6 से 12 से होता है वो तार्किक चिंतन, थोड़ा लॉजिकली थिंकिंग करने आ जाता है बच्चों को, और वो प्रारंभिक एज भी ये रहता है बच्चों का, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जो होती है स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज कहा जाता है, और इसमें एक उन लोग का अपना टोली होता है, संग्रह में विकसित होते हैं, और इसको एक अनोखा काल भी कहा जाता है। अब 5वां है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र को कहते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आदि तूफान, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, यानी लड़का लड़की का जो होता है वो इस एज में होता है। और इस अवस्था में इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है इसमें पूरा बच्चे भटक जाते हैं, और इसमें आप पढ़ाई पर लगेंगे तो आप बहुत एथी होते हैं, और इसमें वीर पूजा की भावना होती है। इसे देश पे आज़ाद होना, कट जाना, मर जाना, इस अवस्था में बहुत होती है। इस अवस्था के बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं।
देखिए इस जीवन को मतलब जो 18 वर्ष होता है वो इसको स्वर्ण काल कहते हैं और इसमें संघर्ष बहुत रहता है और इस अवस्था के बच्चे बहुत गलत गलत चीज़ों में भी आ जाते हैं, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में। इंटेलिजेंस जो होता है समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति का तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। देखिए जो बुद्धि होता है वो समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से व्यक्ति का तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशन है और कठिन योग्यताओं का एक सेट है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूल स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार देखिए, थाइनाइक जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। मूर्त विधि, अमूर्त विधि और सामाजिक विधि। मूर्त विधि बुद्धि से अभिप्राय है जो चीज़ हमारे सामने होती है उसे मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जिन्हें चीज़ों को देख कर हम कार्य कर सकते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे मैकेनिक, कारीगर बुद्धि मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। देखिए जो थाइनाइक थे, एक मिनट, थाइनाइक थे उनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी? तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में वो होता है जिसे हम प्रत्यक्ष चीज़ों को, जिन चीज़ों को देख के कार्य करते हैं उसे मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। अब अमूर्त बुद्धि जो वो होता है जो बुद्धि हमें दिखाई तो नहीं देती है लेकिन भावना और विचारों से संबंधित होती है। जैसे डॉक्टर, कवि, चित्रकार, ये भाषा नहीं बोलते हैं लेकिन इनकी जो भी कार्य होती है उसे देख के हम समझ जाते हैं और वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। और एक होते हैं सामाजिक, जो समाज सेवा होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आती है। जैसे नेता, व्यवसायी, सामाजिक अध्यापक, ये क्या है? सामाजिक हो गया। सामाजिक होगा जैसे व्यवसाय, कुछ किसी भी चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं तो वो सामाजिक है। हम जाते हैं कपड़े लेते हैं। जो भी अध्यापक जो समाज के हित के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि के संशोधन सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन में यह सूत्र दिया था, पहले लिखेंगे मानसिक आयु, उसके बटा करेंगे, उसके बाद वास्तविक आयु, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से कर देंगे। मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बुद्धि लब्धि की उसकी स्थिति देखो 25 से कम है तो उसको जड़ बुद्धि बोलेंगे। 25 से 49 में मूढ़ बुद्धि और 50 से 59 मुख्य बुद्धि, 70 से 79 आएगा तो मंद बुद्धि, 80 से 89 तक आएगा तो सामान्य बुद्धि के नीचे और 90 से 109 रहेगा तो सामान्य बुद्धि और 110 से 119 रहेगा तो सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 रहेगा तो तीव्र बुद्धि, 130 से 139 रहेगा तो प्रखर बुद्धि और 140 से अधिक रहेगा तो उससे कहेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, कहेंगे प्रतिभाशाली। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे कौन कौन होते हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनकी जो डिसीजन होती है वो फाइनल रहती है, उनकी खुद की रहती है। इनमें आत्म सक्षमता यानी सेल्फ इफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है। क्रिएटिविटी, आइडिया होते हैं इनके पास। इनमें एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थॉट नहीं मिल पाते हैं। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। अब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी प्रायः कार्यों में कार्य करती है। माने जो बुद्धि के सिद्धांत में जो बिने ने बताए थे, उन्होंने बताया कि व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करते हैं। अब दृढ़ीकरण सिद्धांत, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्व से मिलकर बनी है। यह 2 तत्व है। सामान्य तत्व, हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह किसी से अलग अलग होती है। अब होता है विशिष्ट तत्व, यह दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। समूह तत्व कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। हॉर्डन गार्डन का बहुवृद्धि सिद्धांत
है। ये देखिए, ये हॉर्डन गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो कि बताते हैं, यह थ्योरी इस बात पे जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं होती हैं। एक है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों का भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो तो वो वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। देखिए, जिसमें भाषा की गुणवत्ता और भाषा अच्छे से आता है और अच्छे ज्ञान होता है, वो लोग बनते हैं, वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं। अब दूसरा नंबर है तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए, तार्किक गणितीय विधि में इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है, वो तार्किक बुद्धि में होते हैं। ये से व्यक्ति बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और अकाउंटेंट बनते हैं। अब है स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। अब एक है शारीरिक गतिक विधि, शरीर को गति देने वाली विधि। जिन व्यक्तियों इनका विकास अधिक हो वो अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर, एथलेटिक्स आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्ति का इनका विकास अधिक होती है वो सिंगर, इंटरटेनमेंट आदि बनते हैं। अंतर व्यक्ति बुद्धि, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जैसे नेता हो गए, टीचर हो गए, ये सामाजिक कार्यकर्ता जितना भी हो गए, ये हो गए। अंतर व्यक्ति बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरैक्ट किया जाता है। जिन व्यक्ति में इनका विकास होता है उसे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जैसे आप पिक्चर के साथ देख सकते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि अंतर्व्यक्ति विधि और बहुत सारी विधि के बारे में जाना है। अब देखेंगे प्रकृतिवादी विधि। इस विधि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होते हैं वो किसान आदि बनते हैं। अब है अस्तित्ववादी विधि। इस विधि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में कैसे आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों का इसका विकास अधिक होते हैं वो साधु, संत, फिलोसफर बनते हैं। अब देखेंगे आलोचना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस का माप कर सकते हैं। अब देखेंगे त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को वृद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों के निर्मित है: विषय वस्तु, संक्रियात्मक तथा उत्पादन। त्रिचपाती त्रिघटीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने किया था। स्टेनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है: अनुभवात्मक वृद्धि, घटकीय वृद्धि, संदर्भात्मक वृद्धि। देखिए, अनुभवात्मक बुद्धि जिसको बोलते हैं, अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्तिगत अपने अनुभवों को कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों को कुछ नया क्रिएट करता है। घटकीय बुद्धि होती है, घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। और एक होते हैं संदेहात्मक बुद्धि, जिसको संदेहात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनात्मक को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजना रखते हैं और व्यवहारिक होती है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्लास। आगे मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ सुधार करना होगा तो आप प्लीज़ बताएं। और मैं शाम में भी मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखें और कुछ बताएं। अगर कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। हैव ए नाइस डे।